ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जो अभी अपने मेड को जमकर बुली कर रही है। वो गुस्से से चिल्लाती है, तुम्हें मुझ पर हंसी आती होगी ना कि मेरी शादी एक म्यूट बंदे के साथ हो गई। अरे वाह, कितना मजा आ रहा होगा तुम्हें देखकर। फिर अचानक वो खुद से ही बड़बड़ाने लगती है, इस म्यूट पति से शादी करके तो मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अब क्या करूं, बस यूं ही सड़ती रहूं। उधर स्क्रीन पर स्विच होता है हमारे मेन लीड फेंग की ओर, जो एक महत्वपूर्ण बिजनेस डील फाइनल करने गया है। लेकिन क्लाइंट से उसकी बहस इतनी तीखी हो जाती है कि फेंग गुस्से से लाल हो जाता है। वो क्लाइंट को पैसे रिफंड करते हुए सख्त लहजे में कहता है, ये डील कैंसिल, मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करता, और पैसे लौटाकर वहाँ से निकल आता है। इसी बीच शू का गुस्सा हद पार कर जाता है। वो इतनी भड़क जाती है कि मेड को चाकू से मारने की ठान लेती है। हाथ में चाकू लिए वो आगे बढ़ती है, आंखों में नफरत भरी हुई। लेकिन ठीक उसी पल उसे होश आता है, वो फिर से रिबॉर्न हो गई है। सारी यादें धड़ाके से दिमाग में घुस आती हैं। नोवेल की पूरी कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है। कैसे उसने अपने म्यूट पति को हर रोज तंग किया, अपमानित किया और आखिरकार उसे मारने की कोशिश की। लेकिन अंत में मेड ने पीछे से चाकू घोंप दिया था और वो दर्द से तड़पते हुए मर गई थी। वो ट्रेजिक एंडिंग जहां बुरी फीमेल कैरेक्टर को सबक मिला। अब शू को सब क्लियर हो जाता है। वो समझ जाती है कि वो नॉवेल की वही खराब विलेन फीमेल लीड बन गई है, जो बुरे कामों की वजह से आखिर में बुरी मौत मरती है। डर से उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो चाकू को दूर फेंक देती है, जो दीवार से टकराकर गिर जाता है। मन ही मन सोचती है, मेरा पति फेंग तो हैंडसम भी है, अमीर भी। ये तो लॉटरी लगने वाली बात है। मुझे इस लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, नॉवेल के प्लॉट के चंगुल से बाहर निकलना चाहिए। फिर वो फैसला लेती है, सबसे पहले फेंग के साथ अच्छा रिश्ता बनाऊंगी। कमरे में बिखरी टूटी चीजें देखती है, जो उसने गुस्से में तोड़ी थीं। झुककर उन्हें उठाने लगती है। मेड चौंक कर कहती है, मैडम आप रहने दीजिए, मैं सब साफ कर लूंगी। शू मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं मीटी, मैं अभी तो पागलपन की हद पार कर रही थी ना। ये मेरी गलती है, मेरे दिमाग की खराबी ने ये सब करवाया, तो मैं ही ठीक कर दूंगी। शू खुद वस्तुएं समेटने लगती है, फर्श साफ करने में जुट जाती है। मेड हैरान होकर पीछे खड़ी देखती रहती है, सोचते हुए कि मैडम आखिर इतनी अजीब कैसे हो गई, ये तो बिल्कुल चेंज्ड लग रही हैं। इसी बीच शू के फोन की रिंग बज उठती है। स्क्रीन पर बेस्ट फ्रेंड लिन का नाम चमक रहा है। शू कॉल रिसीव करती है और लिन की आवाज गूंजती है, शू मैं सब जानती हूँ, तेरी शादी उस म्यूट बंदे से हो गई है ना। तू कितनी परेशान होगी, अपनी जिंदगी से तंग आ गई होगी। बोलना अपनी दिल की बात, मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, सब शेयर कर ले। शू को नॉवेल की पूरी स्टोरी याद है, इसलिए वो झट से समझ जाती है कि ये लिन बस उसकी बातें रिकॉर्ड करके फेंग को ब्लैकमेल करने या बदनाम करने का प्लान बना रही है। शू जानबूझकर उल्टा जवाब देती है, अरे लिन, मेरा हस्बैंड म्यूट है तो क्या, वो तो दुनिया का सबसे परफेक्ट हस्बैंड है, हैंडसम है, केयरिंग है, अमीर भी, मुझे तो उस पर गर्व है। वो फेंग की तारीफों के पुल बांधने लगती है, उसकी स्मार्टनेस, बिजनेस स्किल्स, सब कुछ। तभी शू की नजर दरवाजे पर पड़ती है। फेंग घर आ चुका है और सारी बातें खड़े सुन रहा था। शू का चेहरा लाल हो जाता है शर्म से। ओह नो, इसने सब सुन लिया। वो फोन काटकर तेजी से फेंग के पास पहुंचती है। हस्बैंड, तुम बिजनेस ट्रिप से इतनी जल्दी वापस? आओ, मैं तुम्हारा कोट ले लेती हूँ, थक गए होगे ना। फेंग कोट नहीं देता, मन ही मन सोचता है, हमारी शादी तो सिर्फ ग्रैंडपा की जिद से हुई है, बीच में कोई फीलिंग्स नहीं, बस दो स्ट्रेंजर्स एक छत के नीचे। बेहतर है इसकी लाइफ में दखल ना दूं। शू उत्साहित होकर पूछती है, चलो ना, आज साथ में डिनर करें, मैंने स्पेशल बनवाया है। ये सुनकर फेंग चौंक जाता है। दिमाग में पुरानी यादें घूमने लगती हैं। पिछली बार डिनर में शू ने मिर्ची मिलाकर उसे साइको की तरह बेइज्जत किया था, म्यूट होने पर ताना मारा था। इससे क्या हो गया, अचानक पागलपन छोड़ दिया क्या? फिर भी वो हल्के से सिर हिला देता है, हाँ का इशारा करता है। शू खुशी से उछल पड़ती है, हाँ, ये डिनर के लिए मान गया, मतलब रिश्ता अभी सुधार सकती हूँ। डाइनिंग टेबल पर दोनों बैठते हैं। शू बातें शुरू करती है, ये हमारा दूसरा डिनर है। अरे नहीं, तीसरा, ग्रैंडपा के घर वाला भूल गई। फेंग सोचता है, जो करना है करने दे, कम से कम पागल जैसी हरकतें नहीं कर रही। शू उसके प्लेट में खाना परोसते हुए रुक जाती है, फिर चुपके से मिर्ची मिलाने लगती है। फेंग देख लेता है, मन में पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगी। शू फेंग को गौर से देखती है, लगता है तीखा कम है, इसे तो स्वाद ही नहीं आ रहा, और ऐड कर दूं। वो खाने में और मिर्ची घोल देती है। फेंग का मुंह जलने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं। वो पानी का गिलास उठाने को हाथ बढ़ाता है, लेकिन शू फुर्ती से गिलास ले लेती है और खुद पीने लगती है। फेंग हैरान दूसरी तरफ से पानी लेने उठता है। शू चिंतित होकर पुकारती है, हस्बैंड क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? शू चिंता से भरी नजरों से फेंग को देखती है। हस्बैंड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे?
वो बेचारा तो मुंह से कुछ बोल ही नहीं पाता। जैसे ही फेंक पानी की ओर बढ़ता है, शू फुर्ती से उसका हाथ थाम लेती है। नरम आवाज में कहती है, रुको ना हस्बैंड, क्या तुम्हारा डिनर हो गया? चलो पहले पूरा खा लो, फिर हम दोनों आराम से बैठकर बातें करेंगे। मेड ये सब छिपकर देख रही है, उसके मुंह पर हैरानी छाई हुई। मन ही मन सोचती है, मैडम को आज क्या हो गया? पहली बार बॉस से इतनी प्यार भरी बातें, ये तो चमत्कार जैसा लग रहा है। फेंग का दिमाग घूमने लगता है। वो सोचता है, ये नया तरीका निकाल लिया है मुझे बेइज्जत करने का। हर वक्त रिमाइंड कराएगी कि मैं म्यूट हूँ, ताकि मैं हमेशा नीचा महसूस करूँ। शू मुस्कुराते हुए एक बुक और पेन उसके सामने रख देती है। चलो हस्बैंड, मैं तुम्हें सवाल पूछूंगी, तुम लिखकर जवाब दोगे। मजा आएगा ना? फेंग हैरान हो जाता है, ये सच में बातें करना चाहती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो पेन उठाता है और बुक पर लिखता है, ठीक है। शू तुरंत उसकी हैंडराइटिंग की तारीफ करने लगती है। वाह हस्बैंड, इतनी साफ सुथरी और खूबसूरत हैंडराइटिंग मैंने कभी इतनी परफेक्ट नहीं देखी। शू सवालों की बौछार शुरू कर देती है। आज का दिन कैसा रहा? बिजनेस डील में क्या हुआ? फेंग शांत मन से जवाब लिखता जाता है। शू उसे घूरते हुए सोचती है, वैसे मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम है ना, बस ये बोल पाता तो कितना परफेक्ट होता। कुछ तो करना पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए। फिर आखिरी सवाल पूछती है, हस्बैंड, अगर मैं तुमसे घंटों बातें करूंगी तो कहीं तुम्हें मुझसे बोर तो नहीं लगेगा ना? फेंग मन में चिल्लाता है, हाँ बोर तो करूंगा, लेकिन लिखता है, नहीं, तुम जो चाहो बोल सकती हो। शू और कुछ कहने को उछल पड़ती है, लेकिन फेंग जल्दी से बुक उसके सामने ठोंक देता है, इशारा करता है, रुको। फिर पानी का गिलास उठाकर गटक लेता है। शू को अचानक समझ आता है, ओह तुम्हें तो पानी पीना था, सॉरी, अब पता चला। खाना तीखा लग रहा था ना, तुम्हें पहले लिखकर बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगली बार आंटी को बोल दूंगी टेबल पर मिर्ची ही ना रखें। और पानी चाहिए ना? वो फौरन गिलास भरकर थमा देती है। फेंग स्तब्ध सोचता है, ये तो बिल्कुल चेंज हो गई। पहले वाली पागल शू कहाँ गई? रात को बेडरूम में शू डायरी खोलती है, पेन चलाने लगती है, आज की सारी घटनाएं नोट करती जाती है। आखिर में बड़े अक्षरों में लिखती है, फेंग के साथ अच्छा रिश्ता बनाना है, ये मेरी याददाश्त के लिए रहेगा। नॉवेल प्लॉट से बाहर निकलना है। सोचती है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर कभी नॉवेल की कहानी मुझे अपनी चंगुल में लेने की कोशिश करेगी तो ये दृश्य देखते ही दिमाग में बैठ जाएगा कि मेरा असली लक्ष्य क्या है। शू मन ही मन प्रसन्न हो उठती है, सोचती हुई कि फेंग ने आखिरकार मुझसे बातचीत को हामी भर दी। इसका मतलब साफ है कि उसके दिल में मेरी इतनी घृणा तो नहीं बसी और मैं अभी भी हमारे टूटे रिश्ते को जोड़ने का मौका हासिल कर सकती हूँ। ये मेरे लिए सच्ची खुशखबरी है। और सुबह जल्दी जागने के लिए अलार्म लगा देती है। मन में ठान लेती है कि कल भोर होते ही उठना पड़ेगा ताकि फेंग के लिए कुछ स्वादिष्ट लंच तैयार करके दे सकूं। इतना प्लान कर वो गहरी नींद में खो जाती है। अगली सुबह अलार्म की घंटी जोर जोर से बज रही होती है, लेकिन शू चैन की नींद सोई हुई है। बार बार बजने पर भी वो आंखें मलते हुए मुश्किल से बिस्तर से उठती है। जब नींद तोड़ते हुए कमरे से बाहर कदम रखती है तो पैर लड़खड़ा जाता है और गिरने को हो जाती है। ठीक उसी पल फेंग आकर उसके चेहरे को थाम लेता है और संभाल लेता है, फिर बिना कुछ कहे फौरन वहाँ से खिसक जाता है। शू को फेंग की आवाज सुनाई देती है जो चिल्ला रहा होता है। वो उदास हो जाती है कि फिर से तो मैं देर से उठ गई। तो सारे नौकरानी गुड मॉर्निंग बोलने लगते हैं। शू हैरान रह जाती है इतने स्वागत पर। नौकरानियां तुरंत उसके लिए खास ब्रेकफास्ट सजाकर परोसने लगती हैं। आंटी मैड उसे दिन का पूरा प्लान सुना देती है। पहले योगा सेशन, फिर लग्जरी स्पा का दौरा, उसके बाद दोस्तों संग पार्टी। शू ये सब सुनकर दंग रह जाती है और फैसला ले लेती है कि आज ये तमाम लग्जरी ठुकरा दूंगी। तुम लोग इंतजाम करो, मुझे ऑफिस जाना है। आंटी ये सुनकर चौंक जाती है और झट से ड्राइवर को कार तैयार करने का हुक्म देती है। ड्राइवर ढेर सारी लग्जरी कारों की चाबियां लिए हाजिर होता है। शू ये नजारा देखकर सोच में पड़ जाती है। पिछली जिंदगी में तो मैंने ऐशो आराम में डूबकर पैसा लुटाया था, नतीजा सबके सामने है। इस बार फिजूल खर्ची नहीं करूंगी वरना घर से बेघर हो जाऊंगी। फिर वो सबको साफ कह देती है, इनकी जरूरत नहीं, मैं अपनी पुरानी बाइक ही ले लूंगी। फिर दृश्य बदलता है जहाँ फेंग अपने सहायक संग ऑफिस के बाहर कदम रख रहा होता है, किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट से भेंट करने की राह पर। तभी सहायक की नजर शू पर पड़ती है जो स्कूटी पर सवार होकर आ रही होती है। वो फौरन फेंग से कहता है, बॉस, लगता है आपकी पत्नी आज किसी ऊक के मूड में है जो कार की बजाय इतनी साधारण स्कूटी चुन ली। शू स्कूटी रोकते ही फेंग को उत्साह से अभिवादन करती है और बताती है कि मैं अपने दफ्तर जा रही हूँ। सोचा रास्ते में तुम्हें ढूंढ लूं। वैसे तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट केक भी साथ लाई हूँ। ऐसा कहते हुए वो झट से केक निकालकर
थमा देती है। फेंग लिखित संदेश भेजकर पूछता है कि क्या घर में खड़ी सारी लग्जरी कारें तुम्हें अच्छी नहीं लगी शू? मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस दिल किया कि आज अपनी पुरानी स्कूटी ही ले लूं काम पर। फिर वो फेंग का हाथ पकड़कर स्कूटी के पास ले जाती है और कहती है, इसे भी हाय बोल दो, इसका नाम ऑरेंज है। उसी पल फेंग अपनी कलाई की घड़ी की ओर इशारा करता है। सहायक फौरन शू को समझाता है कि सर को क्लाइंट से मिलने जाना है, देर हो रही है। शू तुरंत कहती है, ठीक है, तब तो मैं निकल लेती हूँ, तुम अपना जरूरी काम निपटाओ। फिर वो स्कूटी स्टार्ट करके तेजी से चली जाती है। सहायक फेंग से बोलता है, बॉस आपको तो मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं, ये केक मुझे दे दीजिए। लेकिन इस बार फेंग खुद ही केक ले लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है शू यांग के घर पर, जहां वो योगा करते हुए मोबाइल पर कोई लजीज व्यंजनों का वीडियो देख लेती है। बारबेक्यू का ख्याल आते ही मन डोल जाता है। वो फेंग को मैसेज सेंड करती है, आज ऑफिस से लौटते हुए मेरे साथ डिनर पे चलो ना, कुछ स्पेशल खाने को मन कर रहा है। फेंग वो मैसेज पढ़ते ही उसके सारे स्टाफ हैरान रह जाते हैं कि सर आज इतना नरम व्यवहार कर रहे हैं। फेंग रिप्लाई करता है कि आज ओवरटाइम ड्यूटी है। शू मैसेज देखकर मायूस हो जाती है और मन ही मन सोचती है, चलो छोड़ो, वो तो स्वभाव से ठंडा सा इंसान है, मैं इतनी जल्दी क्या उम्मीद कर लूं, धीरे धीरे ही हमारा रिश्ता गर्म होगा। फिर वो ठान लेती है कि शायद मेरी ज्यादा बातें उसे भाती ना हो, बेहतर यही कि अब उसे परेशान न करूं। फिर फेंग इंतजार करता रहता है कि शू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने हेल्पर को इशारा करके मीटिंग खत्म करवा देता है। घर लौटकर वो अपना ऑफिस वर्क निपटा रहा होता है। तभी शू मैसेज भेजती है कि वो बाहर खाने पीने गई हुई थी, यहाँ नारियल का पानी मिल गया, तो क्या तुम भी ट्राई करोगे, मैं तुम्हारे लिए ला दूं? फेंग बोल देता है कि मैं ये सब नहीं लेता। फिर वो शू के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने लगता है। देखता है कि पहले वो कभी खाने पीने की चीजें शेयर नहीं करती थी। सोचने लगता है कि आखिर वो इतनी चेंज क्यों हो गई। फिर खुद से कहता है, छोड़ो यार, उसकी जिंदगी में दखल मत दो। तभी शू घर पहुंच जाती है और फेंग से कहती है कि ये नारियल पानी बहुत कम पैसे में मिला था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी एक ले लिया, चलो एक बार चख तो लो। फेंग मान जाता है और जैसे ही गिलास लेने जाता है, शू गलती से उसे गिरा देती है। पूरा पानी उसके शर्ट पर छलक जाता है। शू झट से टिश्यू पेपर लाकर उसके कपड़े साफ करने लगती है, लेकिन सोचती है कि ये पोजीशन गलत लग रही है, कहीं फेंग गलत ना समझ ले। जैसे ही फेंग नीचे देखने को होता है, शू घबरा जाती है और उसे जोर से थप्पड़ मार देती है। फिर खुद शॉक्ड होकर कहती है, सॉरी, मैंने गलतफहमी में मार दिया। वो सफाई देती है कि ये जानकर नहीं हुआ, बस अनजाने में हो गया। फेंग बहुत नाराज हो जाता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। शू खुद से कहती है कि अच्छा हुआ वो कुछ बोला नहीं, वरना वो अपना गुस्सा निकालता। अपने हाथ को डांटती है कि अब आगे से ऐसी चूक मत करना, ठीक है। अगली सुबह शू फेंग के लिए मजेदार ब्रेकफास्ट बना लेती है। जैसे ही फेंग कमरे से बाहर आता है, वो उसे दिखाती है कि देखो कितनी टेस्टी सैंडविच तैयार की है, जल्दी आओ चख लो। लेकिन फेंग बिना बोले चुपके से चला जाता है। शू सोचती है कि वो जानबूझकर मुझसे बच रहा है। फिर शू अपनी कंपनी में जाती है और दिमाग में चल रहा होता है कि आखिर वो मुझसे दूर क्यों हो रहा है। हाँ, कल रात मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैंने सॉरी भी बोल दिया, उसके लिए नाश्ता भी बनाया, अब तो सब ठीक है ना। मैं उससे बेकार बातें भी कम कर दी हैं। भले ही चैट में कम शब्द यूज करूं, छोटे छोटे मैसेज ही भेजूं। शू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उससे भूल आखिर कहाँ हो गई। वो खुद को दिलासा देती है कि इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत, शायद उसके पास कोई जरूरी मीटिंग थी, इसलिए वो हड़बड़ी में निकल पड़ा होगा, यही तो बात होगी। तभी उसकी ऑफिस वाली सहेली एक लड़के की फोटो दिखाती है और पूछती है कि ये कितना क्यूट है ना। शू हंसकर कहती है कि ये तो अब मेरा फेवरेट बन गया, रुको मैं अभी पोस्ट डालती हूँ कि ये मेरा नया हस्बैंड है। वो तुरंत वो पोस्ट शेयर कर देती है। फेंग ऑफिस में बैठा उस पोस्ट को देख लेता है और सोचता है कि क्या उसे कहीं और कोई पसंद आ गया। गलती से वो लाइक दबा देता है। शू ये देखकर खुश हो जाती है कि आखिर उसने मेरा पोस्ट पसंद किया, पहली दफा हुआ है ऐसा। लगता है वो मुझसे दूरी नहीं बना रहा, कहीं ये लाइक का मतलब तो नहीं कि उसे भी ये लड़का अच्छा लगा। इसी बीच फेंग का हेल्पर कोई कागज साइन करवाने आता है। फेंग फिर चेक करता है तो शू ने नई पोस्ट डाली हुई है। वो पढ़ता है कि उसी लड़के के बारे में लिखा है, दुनिया का सबसे स्मार्ट आदमी। फेंग मन ही मन सोचता है कि क्या ये मुझे चिढ़ा रही है। वो हेल्पर को नोट लिख कर देता है कि जाओ पता लगाओ ये गोजो कौन बला है। हेल्पर काम पे लग जाता है। फिर फेंग घर आता है तो शू उसे देखते ही दौड़कर आती है और बोलती है कि तुम्हें भी लगता है ना कि गोजो कितना सुपर कूल है। फेंग चुपचाप खड़ा देख रहा होता है। शू सोचती है कि शायद वो चाहता है कि मैं इसका जैकेट उतार लूं। वो जैकेट निकालकर लटकाने लगती है
और कहती है कि वैसे तुम्हारा फिगर और गोजो का बिल्कुल मैच करता है, अगर तुम वैसा ही स्टाइल पहनोगे तो कमाल लगोगे। ऐसा कहते हुए वो अनजाने में फेंग से ठोकर खा जाती है। फेंग सोच रहा होता है कि ये तो खुलकर कुछ भी कर रही है, अब किसी दूसरे को चाह रही है और धोखा देते हुए उसके कपड़े ट्राई करने की सोच रही। फेंग बिना कुछ बोले जाकर सोफे पर बैठ जाता है। शू हैरान हो जाती है कि ये अचानक इतना चिड़चिड़ा क्यों हो गया। वो उसके पास जाती और कहती है कि टेंशन न लो यार, तुम्हें गोजो को दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। ये सुनकर फेंग दंग रह जाता है कि ये क्या बकवास सुना हूँ। मन में घूमने लगता है कि क्या ये उसे डिनर पे बुलाने का प्लान कर रही। आखिर हमारी शादी को इसने क्या समझ रखा है कि जो मन करे कर ले। शू बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा प्लान खराब करने का बिल्कुल इरादा नहीं रखती। फेंग उसे मैसेज लिखकर भेजता है कि आज मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है। शू जवाब देती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो बताने लगती है कि कल मुझे मम्मी पापा के घर जाना है और हाँ, आज पार्टी में ज्यादा शराब मत पीना, ये तुम्हारे सेहत के लिए ठीक नहीं। ये सब कहकर वो मन ही मन खुश होती है कि वाइफ वाली जिम्मेदारी कितनी अच्छे से निभा रही हूँ। अब वो सोचेगा कि मैं कितनी समझदार हूँ। फेंग उसकी नजरों को देखकर सोचता है कि लगता है कल ये ससुराल जा रही है, इसलिए मुझे भी पति वाली ड्यूटी याद दिला रही है। तभी उसका हेल्पर गोजो की पूरी डिटेल लाकर देता है। फेंग पढ़ता है तो पता चलता है कि वो तो सिर्फ एनिमे का किरदार है। वो झट से शू को मैसेज करता है कि कल तुम मम्मी पापा के पास जा रही हो तो मैं भी चलूंगा साथ। शू कहती है कि अरे नहीं, तुम्हारा तो ढेर सारा काम होगा, तुम अपना ध्यान रखो, मैं खुद चली जाऊंगी। फेंग फिर लिखता है कि मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगा। शू सोचती है कि अब इसे दूसरी बार मना कैसे करूं। वो हाँ कह देती है। फिर बोलती है कि वैसे पापा कमाल की फिश बनाते हैं, मैं तुम्हारे लिए पैक करके लाऊंगी। फेंग मन में कहता है कि मुझे फिश बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन इसे कैसे बताऊं, उदास हो जाएगी। वो चुप रह जाता है। अगले दिन शू मम्मी पापा के घर पहुंचती है तो वो लोग उसे देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। पापा फटाफट संतरे काट कर लाते हैं। मम्मी बताती है कि थोड़ी देर में तुम्हारी कजिन आ रही है। शू सोचने लगती है कि कहानी के मुताबिक उसकी कजिन तो बहुत लालची है और उसकी मम्मी भी। जब इन्हें पता चलेगा कि मैंने इतने अमीर लड़के से शादी की तो ये इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन अब मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूंगी। तभी दरवाजे पर कजिन और आंटी आ जाती हैं। आंटी बोलती है कि मैंने तुम्हारे पापा से सुना कि तुम्हारा पति तो बहुत पैसे वाला है। फिर आंटी बोलती है तो तुम अपने कजिन के पति के लिए भी कोई अच्छी नौकरी तो लगवा दो, डायरेक्टर वाली जॉब लगवा दो, वो भी महीने के 6 लाख सैलरी वाली। शू कहती है कजिन का पति क्या आसमान से उड़ता है या उसके पास सुपरमैन जैसे टैलेंट है कि उसे इतनी सैलरी मिले। आंटी गुस्से में आ जाती है और बोलती है लगता है तुम्हारे पापा तो बस झूठ बोल रहे थे। वैसे भी अगर सच में तुम्हारी शादी किसी अमीर आदमी से हुई होती तो तुम चुपके से शादी क्यों करती और हमें सारे रिश्तेदारों को क्यों नहीं दिखाती। लगता है तुम्हारा शौहर बहुत गरीब है। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। तभी पापा बोलते हैं मैंने तो बिल्कुल सही बताया था। वो फेंक के बारे में और बताने ही वाले होते हैं कि टीवी पर फेंक की खबर चल रही होती है। शू उसे देखकर सोचती है बाहर तो ये और भी ठंडा बनकर घूमता है। आंटी फिर हंसते हुए कहती है अब तुम ये तो नहीं कहोगी ना कि ये मिस्टर फेंग तुम्हारा ससुर है, सपने देखना बंद करो। शू को गुस्सा आ जाता है और वो आंटी को खरी खोटी सुनाती है कि उनका मुंह तो चलता ही रहता है। आंटी सुनकर भड़क जाती है और कहती है तुम में तो तमीज ही नहीं है। कजिन भी बोलती है शू अपनी आंटी से बकवास नहीं कर सकती, समझी। मान लो तुम्हारा शौहर मेरे पति से कंगाल है। पता है मेरा पति कितना अमीर है, सालाना 1 मिलियन कमाता है। शू कजिन का मजाक उड़ाती है और कहती है 1 मिलियन तुम्हें बहुत लग रहा है तो ठीक है, तुम सच में अमीर हो। फिर वो दोनों का इसी तरह मजाक उड़ाने लगती है आंटी और कजिन नाराज होकर चले जाते हैं। उसके बाद शू मम्मी पापा के घर से निकल रही होती है। मम्मी उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और उदास होकर पूछती है फेंग क्या सच में ठीक नहीं हो पाएगा, हमेशा खामोश ही रहेगा। शू कहती है मम्मी चिंता मत करो, आप जाओ। मम्मी बोलती है ठीक है, सावधानी से जाना और अपना ख्याल रखना। शू ड्राइवर को फोन करके कहती है आकर मुझे ले जाओ, लेकिन पहले हॉस्पिटल छोड़ना। फिर शू घर लौटती है और फेंग के साथ डिनर के लिए बैठ जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शू घर पहुंचकर मेड को अपने पापा की लाइव फिश थमा देती है और कहती है इसे डिनर में परोस देना और तुम भी इसे खा लेना। मेड बोलती है आप तो बहुत अच्छा सोच रही हैं, लेकिन बॉस को फिश बिल्कुल पसंद नहीं, बचपन से ही वो इसे नहीं खाते। ये सुनकर शू डिनर के दौरान फिश की प्लेट को घूर रही होती है और सोचती है
चलो ये तो नहीं खाएगा तो मैं ही निपटा दूं। वो खुद खाने लगती है। फेंग उसे देखकर सोचता है शायद ये उम्मीद कर रही है कि मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर वो उसके लिए फिश चखने लगता है। शू हैरान हो जाती है कि मेरे लिए ये फिश खा रहा है। वो मन ही मन खुश होती है कि देखो हमारा रिश्ता कितना आगे बढ़ गया। फिर सोचती है जब ये मेरे लिए इतना कर रहा है तो मुझे भी इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। वो याद करती है कि घर आने से पहले डॉक्टर से मिली थी और फेंग की परेशानी को ठीक करने के बारे में बात की थी। डॉक्टर ने बताया था कि मरीज की फैमिली ही उसे सुधार सकती है। उसे बोलने की कोशिश करवानी है ताकि वो इनकार ना करे। शू सोचती है ये तो मेरा कमाल का काम है, बातें करने में तो कोई मुझसे आगे नहीं। फिर वो बाथरूम के बाहर फेंग का इंतजार कर रही होती है और खुद को हौसला देती है कि डरना नहीं, मैं कर लूंगी। तभी फेंग शावर लेकर बाहर आता है। शू उसे निहारती रह जाती है और उसके बॉडी शेप को देखकर खुश हो रही होती है। फेंग उसे झकझोरकर होश में लाता है। शू कहती है मुझे तुमसे बात करनी है, चलो बेड पर बैठते हैं। वो रुकता है और फौरन लिख कर देता है कि तुम लिविंग रूम में मेरी राह देखो। दोनों वहाँ आ जाते हैं। शू कुछ समझदारी वाले सवाल पूछती है तो फेंग बिल्कुल अजीब और गरीब जवाब देता है। शू सोचती है ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मैं इससे कैसे जुड़ूं? फिर वो फैसला लेती है कि डॉक्टर पर छोड़ दूं। वो पूछती है हर महीने डॉक्टर तुम्हारा इलाज करने आते हैं ना? फेंग सुनकर सोचता है मैं ठीक नहीं हो रहा, ये बहाना बनाकर शायद मुझसे अलग होने का प्लान कर रही है। तभी शू बोलती है देखो अब जब डॉक्टर आएंगे तो मुझे भी साथ ले जाना, क्योंकि मैं तो तुम्हारी फैमिली हूँ, फैमिली को साथ रहना चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फैमिली शब्द सुनकर फेंग चौंक जाता है और सोचता है टीवी में तो ये इतना ठंडा लगता था, लेकिन असल में कितना गर्मजोशी वाला इंसान है। फिर फेंग उसे लिख कर देता है कि ठीक है, अगर तुम उस दिन घर पर रहो तो मैं तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास चलूंगा। शू कहती है अरे पहले ही बता दो कि कौन सा दिन है, मैं उसी दिन घर पर रुक जाऊंगी। वो उसका हाथ थामकर वादा करवा लेती है और बोलती है अब ये हमारी आपसी सौदा है। फिर हम देखते हैं कि फेंग अपने काम के कमरे में बैठा काम कर रहा होता है। तभी शू अपना सामान लेकर वहाँ आ धमकती है। फेंग सोचता है क्या किसी ने इसे नहीं बताया कि जब मैं काम में लगा होता हूँ तो मुझे पसंद नहीं कि कोई स्टडी रूम में घुस आए। वो उसके सामान को हटाने ही वाला होता है कि शू और ढेर सारा सामान लादे आ जाती है। वो बताने लगती है कि कंपनी से मुझे बहुत काम आ गया है, सोच रही हूँ आज देर रात तक यहीं तुम्हारे पास बैठकर निपटा लूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम को एक बूंद भी खराब नहीं करूंगी। फेंग को मजबूरी में मानना पड़ता है। वो अपना काम जारी रखता है। शू अपना काम करते हुए एक वीडियो चलाती है जो तेज आवाज में बजने लगता है। फेंग शोर से तंग आ जाता है और सोचता है ये कह रही थी कि डिस्टर्ब नहीं करेगी। शू वीडियो देखते हुए मन में कहती है ये तीसरी बार है जब ये मुझे ऐसे घूर रहा है, आखिर क्या बात है, लगता है मैं इसे खूब भा रही हूँ। फेंग तो बेचारा शोर से बेहाल हो चुका होता है। तभी उसका असिस्टेंट फोन पर बताता है कि बॉस कल सालाना मीटिंग है और वहाँ सेमिनार के लिए आपको बुलावा आया है। फेंग याद करता है कि शू ने कल की मीटिंग का जिक्र किया था जिसकी तैयारी वो कर रही है। सोचता है शू तो जा रही है वहाँ। ये ख्याल आते ही फेंग असिस्टेंट को सेमिनार के लिए हाँ बोल देता है। अगले दिन शू मीटिंग स्पॉट पर पहुँचती है तो उसकी दोस्त लिन उसे देखकर बातें करने लगती है। शू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ तो सिर्फ हमारे चैनल के लोग होने चाहिए ना? बॉस बीच में बोलता है ऐसे बर्ताव मत करो, ये मिस्टर फेंग के विभाग की सेक्रेटरी है। शू चौंक कर कहती है क्या मिस्टर फेंग भी यहीं आने वाले हैं? फिर फेंग उसे ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि ये अपने काम को लेकर कितनी जुनूनी है। असिस्टेंट पूछता है बॉस क्या हम आपकी बीवी की मदद करें? फेंग मना कर देता है क्योंकि वो परखना चाहता है कि शू अकेले ही संभाल पाएगी या नहीं। तभी शू खुद ही दिक्कत दूर कर लेती है और स्टेज पर प्रोजेक्ट दिखाने पहुंच जाती है। फेंग उसकी बात सुनते ही रह जाता है और मन में कहता है सोचा ही नहीं था कि इसकी ये खूबसूरत बात भी होगी। जैसे ही शू की स्पीच खत्म होती है सब तालियां बजाने लगते हैं। शू देखती है कि फेंग भी उसकी ओर मुस्कुरा रहा है। तभी लिन फेंग को कॉफी देते हुए नजर आती है। ये देखकर शू वहाँ से निकल जाती है। फेंग उसे जाते देख सोचता है लगता है ये सच में नाराज हो गई। फेंग भी मीटिंग छोड़ देता है और असिस्टेंट को मैसेज करता है कि इस मामले को निपटा दो। असिस्टेंट लिन से बोल देता है कि कल से दफ्तर मत आना, तुम्हें निकाल दिया गया है। फिर शू कंपनी के बाहर निकलती है तो असिस्टेंट कहता है बॉस कार में इंतजार कर रहे हैं, आइए मैं आपका सामान रख दूं। शू सामान थमा देती है। तभी शू के ऑफिस के कुछ लड़के उसे देखते हैं और फुसफुसाने लगते हैं कि ये शू तो है ना, दफ्तर में तो हमेशा अच्छे काम का ढोंग करती रहती है और बॉस को रिझाती है। अब क्लियर हो गया कि ये प्रोग्रेस कैसे कर रही है। अच्छा काम नहीं बल्कि किसी अमीर आदमी को जाल में फंसाकर, लड़की हो तो क्या कमाल है, रईस को फंसाकर तरक्की पाली।
ऐसे ही बकवास कर रहे होते हैं। शू फेंग की कार में बैठकर कहती है, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? फेंग लिख कर देता है कि बस अपने कुछ काम निपटा रहा था। शू बोलती है, कोई बात नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम मिल गए, फ्री में लिफ्ट मिल गई। असिस्टेंट खुश होता है कि मेरा दिया नुस्खा काम आ गया, अब मैडम नाराज नहीं है। फिर उसी बीच शू की सहकर्मी उसे फोन करके अच्छी खबर सुनाने लगती है कि उनके प्रोजेक्ट में किसी अमीर आदमी ने ढेर सारा पैसा लगा दिया है। शू तो बेहद खुश हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो शख्स कौन है। मैं उसके लिए मिलिट्री स्टाइल बॉक्सिंग करके थैंक यू कहना चाहती हूँ। सहकर्मी बताती है कि वो फेंगू कंपनी के सीईओ मिस्टर फेंग हैं। इतना सुनते ही शू फेंग की तरफ देखने लगती है, जो पहले से ही उसे निहार रहा होता है। वो तुरंत नोट लिख कर देता है कि यहाँ बॉक्सिंग मत शुरू करना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। शू खुशी से उछलने वाली होती है तो फेंग उसका हाथ थाम लेता है ताकि वो न टकराए। शू सोचती है कि शायद वो मेरे सिर पर हाथ रखना चाहता है, तो वो खुद ही और करीब ले आती है। फिर सोचती है कि चलो इसके ढेर सारी तारीफें कर दूं। वो खूब तारीफें करने लगती है कि ये बिजनेस दुनिया का राजकुमार है, बादशाह है, सब कुछ बोल देती है। फेंग चुपचाप सुनता रहता है और मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये रोज कितनी ज्यादा बकबक करती है। फिर शू बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है और फेंग उसे बहुत याद कर रहा होता है। वो बार बार फोन चेक करके सोचता है कि ये लगातार पोस्ट तो कर रही है, लेकिन मुझे मैसेज करने का 1 मिनट भी नहीं निकाल रही। बाद में वो अपनी कंपनी में होता है और शू ने जो अलग अलग डिश की पोस्ट की थी वही डिशेस मंगवा ली। असिस्टेंट हैरान हो जाता है कि बॉस तो कभी ये खाते नहीं, इन्हें क्या हो गया। तभी शू मैसेज करती है और फेंग खुश हो जाता है। शू ने लिखा होता है कि मैं यहाँ स्टोर में आ गई हूँ, अगर तुम्हें कुछ सामान चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए भी ले लूंगी। फेंग उसकी स्टोर वाली फोटो देखता है और नोटिस करता है कि उसके साथ वो लड़का भी है। वो जलन महसूस करके गुस्सा हो जाता है कि यही तो वो लड़का है। फिर मैसेज करता है कि जो मन हो वो करो और नाराज बैठा रहता है। इसके बाद शू ट्रिप से लौट आती है और सहकर्मियों के लिए कंपनी में खाने पीने की चीजें लाई होती है। वो काम कर रही होती है तभी डॉक्टर का मैसेज आता है जो बताता है कि आज उसका और फेंग का मीटिंग होने वाला है। तो शू हैरान हो जाती है कि वो तो डॉक्टर से शनिवार को मिलने वाली थी ना, आज कैसे हो गया। वो अपनी सहकर्मी से कहती है कि मेरे लिए आज आधा दिन की छुट्टी ले लो, मैं घर जा रही हूँ। हम देखते हैं कि फेंग का डॉक्टर इलाज शुरू करता है और उसे सम्मोहन की स्थिति में डाल देता है। फेंग सपने में अपना पुराना समय याद करने लगता है, वो दिन जब उसके माँ बाप के साथ कार का हादसा हो गया था। पुरानी यादें लौटते ही वो बहुत डर जाता है। तभी शू वहाँ पहुँच जाती है और उसके लिए गर्म पानी लेकर आई होती है। उसे डरते देखकर शू उसका हाथ थाम लेती है, लेकिन गर्म पानी गिरने से शू का हाथ जल जाता है। फेंग होश में आ जाता है और शू के जलने पर चिंता करने लगता है। डॉक्टर खुश होता है कि पहली बार उसने कुछ बोलने की कोशिश की है। फिर शू कहती है कि डॉक्टर चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ाती हूँ। बाहर जाकर वो डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर शू को बताता है कि ट्रीटमेंट के बाद कुछ दिनों तक नींद न आने की वजह से वो सो नहीं पाएगा, इसलिए रोज उसे सूप बना कर दो। साथ ही उसके मूड में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तभी वो बोलने की कोशिश करेगा। डॉक्टर के जाने के बाद शू फेंग को देखकर सोचती है कि आखिर किन हालातों में उसके मूड स्विंग होंगे, तब वो बोल पाएगा। फेंग सोचता है कि ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है, क्या सोच रही है कि मैं कितना बुरा बन गया हूँ या मुझ पर दया आ रही है। फिर शू फेंग के लिए अजीबोगरीब सूप बनाती है। सोचती है कि डॉक्टर ने कहा था कि मूड स्विंग होने पर ही वो बोलेगा, इसलिए जानकर ये बेस्वाद और विचित्र सूप बनाकर लाती है। कहती है कि डॉक्टर ने कहा था ना कि तुम्हारे लिए टॉनिक सूप लाऊं, लो पी लो। जैसे ही फेंग पीता है तो उसे बेहद खराब लगता है और वो लिख कर देता है कि किचन का काम मेड आंटी पर ही छोड़ दो, दोबारा मत जाना वहाँ। शू उदास हो जाती है कि इसका सूप तो काम नहीं किया। फिर वो असली टॉनिक सूप बनाकर उसके स्टडी रूम की मेज पर रख देती है। अगली सुबह उठकर देखती है कि उसने सूप छुआ तक नहीं। सोचती है कि शायद अच्छा न लगा होगा। उधर शू के लिए लंच आता है। वो नूडल्स खाकर ऊब जाती है। पोस्ट कर देती है कि फ्रेंच डिनर करने का मन हो रहा है। फेंग वो पोस्ट देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल की फ्रेंच डिनर पार्टी के लिए सब अरेंजमेंट कर दो। रात को जब फेंग बैठा होता है तो शू भूत का मास्क पहनकर उसका मूड खराब करने आती है और डराने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग बिल्कुल नहीं डरता और उल्टा उसके करीब चला जाता है। शू अपनी आंखें बंद कर लेती है, सोचती है कि वो उसे किस करेगा, पर फेंग किस नहीं करता तो शू इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फेंग फिर उसके पास आता है और सोचता है कि शायद वो किस चाहती थी, तो इस बार वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन शू शर्मा जाती है, कमरे में भाग जाती है और सोचने लगती है कि ये क्या कर रहा था, जरूर नशे में होगा। अगले दिन फेंग
और शू साथ फ्रेंच डिनर पार्टी में जाते हैं। सबकी नजरें उन्हीं पर टिकी होती हैं। लोग बातें करते हैं कि फेंग तो ऐसी पार्टियों में आता ही नहीं और ऊपर से किसी लड़की को कैसे ले आया। एक लड़की बहुत जल रही होती है क्योंकि वो फेंग से शादी करना चाहती थी, लेकिन फेंग ने उसे ठुकरा दिया था। वो वेट्रेस से कहती है कि शू को सबक सिखाओ और वो वेट्रेस लिन ही निकलती है। जलन में लिन शू के सिर पर बोतल मारने वाली होती है। तभी फेंग वॉशरूम से बाहर आता है। ये देखकर शू को बचाने दौड़ता है और चोट खुद को लग जाती है। वो शू से पूछता है कि तुम ठीक तो हो। शू बहुत खुश हो जाती है कि फेंग ने कुछ कहा। फिर लिन बातें करने लगती है कि तुम इतनी लकी क्यों हो गई कि फेंग से शादी हो गई। शू बोलती है कि तुम फेंग का पीछा कब छोड़ोगी, समझ नहीं आता कि उसके पास बीवी है। ये सुनकर फेंग बहुत खुश हो जाता है कि शू ने पहली बार सबको बताया कि वो उसका हस्बैंड है। लिन कहती है कि फेंग तो बस गूंगा है, इसीलिए तुम्हारी शादी हुई, वरना कभी ना होती। शू को गुस्सा आ जाता है कि उसने फेंग को गूंगा कहा, तो वो लिन को थप्पड़ मारने लगती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ मौजूद सारी लड़कियाँ शू के बारे में बुरा भला बोलने लगती हैं और कहती हैं कि उसका हस्बैंड सच में गूंगा है, तो लिन ने सही कहा। शू जैसे ही ये बातें सुनती है, वो झट से फेंग के कानों को अपने हाथों से बंद कर देती है ताकि फेंग ये सब न सुने और उसे बुरा न लगे। ये देखकर फेंग बहुत इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो शू के हाथ हटा देता है और उस लड़की के पापा से कहता है कि वो उनके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा है। फिर वो शू को गोद में उठाकर वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचने के बाद फेंग शू की अच्छे से देखभाल कर रहा होता है। तभी शू पूछती है कि अब तुम मुझसे सिर्फ लिखकर ही क्यों बात कर रहे हो? वहाँ तो तुम कितना बोल रहे थे, अब वापस क्यों नहीं बोल पा रहे? फेंग लिखकर जवाब देता है कि अभी तो मैंने बोलना शुरू किया ही है ना, तो अभी बोलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सुनकर शू उसकी खूब तारीफ करने लगती है। कहती है कि तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी लगी थी। इतनी मीठी और सुरीली आवाज तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। सच में तुम्हारी आवाज किसी प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट से भी कहीं बेहतर है। ये सुनते हुए फेंग को थोड़ा जलन भी होने लगती है। वो सोचता है कि शू के साथ जो लड़का काम करता है वो भी तो वॉइस आर्टिस्ट है, उसका नाम शी है। शायद शू को उसकी आवाज ज्यादा पसंद आती होगी। अगली सुबह फेंग और शू साथ बैठे कॉफी पी रहे होते हैं। फेंग को रात का सपना याद आ जाता है जिसमें उसने शू को किस किया था। वो सोचने लगता है कि मैंने ऐसा सपना कैसे देख लिया। वो बिल्कुल घबरा जाता है और नर्वस हो जाता है। इतने में शू पूछती है कि क्या हो गया, कल रात तुम ठीक से सोए नहीं क्या? फेंग झट से काम पर भाग जाता है। शू सोचती है कि ये कितना अजीब लड़का है, कभी भी अजीब हरकतें करता रहता है। कंपनी पहुंचकर फेंग अपने असिस्टेंट से ये बात शेयर करता है। बताता है कि उसने अपनी बीवी यानी शू के बारे में ऐसा सपना देखा। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी बीवी से प्यार हो गया है। मैं कहता हूँ आपको फटाफट उनसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए। ये आइडिया फेंग को बहुत पसंद आता है। वो असिस्टेंट को बोलता है कि एक अच्छी रिंग खरीद लाओ। इसके बाद फेंग शू की कंपनी से उसे पिक करने चला जाता है। ठीक उसी वक्त शू का कोलीग उसे बाहर छोड़ने आया होता है। फेंग दोनों को साथ देखकर जलन महसूस करता है, इसलिए वो जानबूझकर शू को हक करते हुए पकड़ लेता है। उस लड़के को साफ बता देता है कि ये मेरी वाइफ है और मैं इसका हस्बैंड हूँ। फिर शू को कार में बिठाकर गुस्से से घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। कार में शू फेंग से ढेर सारी बातें कर रही होती है। फेंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। सोचता है कि कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में ये रंग भर देगी। फिर दोनों ग्रैंडपा के घर पहुँचते हैं। शू खुशी से झूम उठती है। ग्रैंडपा से कहती है कि ग्रैंडपा, आपको एक सुपर गुड न्यूज सुनानी है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या मेरा ग्रैंडसन आने वाला है? शू जल्दी से कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, वो वाली नहीं। ग्रैंडपा हैरान होते हैं कि फिर क्या हो सकता है। शू बताती है कि ग्रैंडपा, ये तो उससे भी बड़ी गुड न्यूज है। फेंग अब बोलने लगा है और अब तक 7 बार बोल चुका है। ये सुनकर ग्रैंडपा बेहद खुश हो जाते हैं। हाउसकीपर को बुलाकर महंगे गिफ्ट्स और ज्वेलरी मंगवाते हैं। शू को देते हुए कहते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, तुम मेरी प्यारी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो, ये तो तुम्हारे लिए ही है। शू लेने में हिचकिचाती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि लेना ही पड़ेगा। फिर शू और फेंग घर लौट आते हैं। शू फेंग से पूछती है कि क्या होटल में शूटिंग के लिए जा सकती हूँ? फेंग हंसकर कहता है कि अब तो पूरा होटल तुम्हारा है, जब चाहो जाओ। शू होटल पहुंचकर अपने कोलीग के साथ शूटिंग शुरू कर देती है। तभी फेंग वहां आ जाता है। दोनों को साथ देखकर फिर जलन होती है। उसी समय शू के पैर में चोट लग जाती है। फेंग उसे कोलीग के सामने ही उठाकर रूम ले जाता है, मेडिसिन लगाता है। फिर शू से पूछता है कि तुम्हारे और इस कोलीग के बीच क्या चल रहा है। शू को उसकी जलन समझ नहीं आती, कुछ जवाब नहीं दे पाती। फेंग गुस्सा होकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद शू को खबर मिलती है कि फेंग का कार एक्सीडेंट हो गया। वो दौड़कर पहुंचती है, देखती है फेंग को थोड़ी चोट लगी है,
वो बैठा है। शू उसे हक करके देखभाल करने लगती है। फेंग झट से उसे किस कर देता है। शू भी जवाब में किस करती है, लेकिन फेंग बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में होश आने पर शू बातें कर रही होती है। पूछती है कि बेहोश होने से पहले क्या किया था, याद है? फेंग सब याद करके उसे चिढ़ाता है। शू को पता चलता है कि फेंग उसके और कोलीग के बारे में गलत समझ रहा था। वो साफ एक्सप्लेन करती है कि उनमें कभी कुछ नहीं था, बस शूटिंग साथ कर रही थी। फेंग शर्मा जाता है, उसे बाहर स्नैक्स खिलाने ले जाता है। तभी एक नर्स दोनों को साथ देख लेती है। उनकी फोटो इंटरनेट पर डाल देती है। दोनों का रिलेशनशिप पब्लिक हो जाता है। शू परेशान हो जाती है, सोचती है फेंग की इमेज खराब हो रही होगी। कहती है कि न्यूज़ जल्दी हटा दो। फेंग कहता है कि मैं तो खुश हूँ। रिंग दिखाते हुए प्रपोज करता है। कहता है कि क्या इस बार फिर शादी करोगी मुझसे? अब कोई फर्क नहीं है। शू तुरंत हाँ कह देती है। फेंग कहता है कि तो आज रात तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ। शू हंसकर भागती है, कहती है कि मैं दूसरे रूम में चली जाऊंगी। फेंग चिल्लाता है कि वाइफ ऐसा नहीं कर सकती। इसी खुशी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।